हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इस चैप्टर के अंदर हमने अलग अलग पोर्शंस में देखे कि कणों का निकाय होता क्या है। मतलब अगर एक कोई पूरा पिंड है तो वो अकेला पिंड नहीं है, वो बहुत सारे छोटे छोटे द्रव्यमानों से मिलकर के बना होगा, और उन सभी द्रव्यमानों का योग जो होता है उसको हम कहते हैं कंप्लीटली कि ये कंप्लीट एक द्रव्यमान का योग है। उसी को कहते हैं हम क्या, कणों का निकाय। एंड जब वो सभी कण किसी एक अक्ष के परितः या किसी एक बिंदु के परितः घूमना शुरू कर देते हैं, घूर्णी गति कहला देंगे। तो घूर्णी गति में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, और अब हम आ चुके हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट्स के ऊपर जिस पर बहुत सारे सवाल हमको हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज हमारे स्कूल एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो डेडिकेटेडली हम इन सभी टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेलन पर लिपटी हुई डोरी के सिरे से बंधे हुए पिंड की गति। मतलब एक ऐसा ये बेलन हुआ, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक डोरी लपेटा और नीचे एक भार लगा दिया। तो ये भार जैसे नीचे जाएगा, इसको ऐसा गोल घुमाता हुआ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ही भार लटकाऊंगा ये क्या होगा, ये डोरी खुलने लग जाएगी और नीचे गिर जाएगी। इसकी हम बात करेंगे, और आगे फिर बात करेंगे कि अगर मैंने किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, मैंने किसी नत समतल पे एक बेलन को रख दिया है, तो जब वो लुढ़केगा, है ना, बिना किसी फिसलन गति के, है ना, वो क्या करेगा भाई, जब वो लुढ़केगा तो उसकी हम लोटनिक गति की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन पर लिपटी हुई डोरी के सिरे से बंधे पिंड की गति की। चलिए, तो भाई सबसे पहला ऐसा आपको अरेंजमेंट समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है भैया, एक बेलन है, ये पूरा एक सिलेंडर है, इसको एक अक्ष पे ऐसा फिक्स कर दिया, ऊपर से मैंने ऐसी डोरी लपेटी और यहां पर एक द्रव्यमान लगा। अगर ये द्रव्यमान नीचे की तरफ जाएगा, है ना, फ्री छोड़ दिया, तो ये द्रव्यमान क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, और ये डोरी क्या होने लगेगी, खुलने शुरू हो जाएगी। ये डोरी क्या होगी, खुलने शुरू होगी। जैसे ये डोरी खुलने शुरू होगी, ये बेलन को क्या करेगी, घुमाना भी शुरू करेगी। जब बेलन को घुमाएगी तो मैं कहता हूं कि बेलन के लिए ये बेलन क्या करेगा भाई, एक सर्कुलर मोशन करेगा, एक घूर्णी गति करेगा, और इसमें जो बल लग रहा है वो लगेगा हमेशा इसके कैसे, टेंजेंशियली, मतलब इसके स्पर्श बिंदु पर। तो चलिए ना, हम इसके लिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि एक बेलन के ऊपर जब मैं कोई डोरी लपेटता हूं तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बेलन के ऊपर डोरी लपेटने का सीधा मतलब है कि मैं इस बेलन को एक द्रव्यमान के सहारे, इस डोरी को बेसिकली एक द्रव्यमान के सहारे लटकाऊंगा, तो डोरी नीचे की तरफ गिरेगी और इस बेलन को घुमाएगी। इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो हम इसकी चर्चा करना शुरू करते हैं कि अल्टीमेटली ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो सिंपली देखिए, जब मैं क्या कहता हूं, जब किसी बेलन के ऊपर चित्रानुसार, है ना, जैसा चित्र में दिख रहा है उसके अनुसार, चित्रानुसार डोरी लपेटकर उससे m द्रव्यमान का, मैंने क्या किया हुआ है, m द्रव्यमान का, है ना, पिंड लटका दिया। m द्रव्यमान का पिंड लटकाया जाता है, तब क्या होगा, इस पिंड को जब लटकाएंगे तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम करेगी, और गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसके ऊपर जो नीचे की तरफ बल लग रहा है वो कितना लगेगा भाई, तो इसके ऊपर बल लगेगा mg। तब उस पिंड पर mg बल नीचे की ओर काम करता है, नीचे की ओर कार्यरत हो जाता है। अच्छा, इसको कार्यरत करने के लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली स्वतः ही कार्यरत हो जाता है ना, कार्यरत हो जाता है, एवं, है ना, एवं डोरी पर टी
टी क्या होगा भैया, तनाव। इस पे एक टेंशन ऊपर की तरफ काम करना शुरू कर देगा। भाई एफबीडी हम लोगों ने खूब पढ़ी है, फ्री बॉडी डायग्राम, उसने हमने यही तो देखा, अगर इसके ऊपर एमजी नीचे की तरफ काम करेगा तो टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। मतलब जो डोरी पे बल लग रहा है वो कौन है, टेंशन। यूं कहूं कि इसको घुमाने में किसका हाथ है, तो इस टेंशन का हाथ है। तो मैं कहता हूं डोरी पर टी तनाव कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है यदि mg है ना, mg का मान, mg का मान इस प्रकार है कि पिंड a त्वरण से नीचे गिरता है, पिंड a त्वरण से नीचे गिरता है। ये जो पिंड है ये क्या होने लगा, अब ये MA से नीचे की तरफ गिरने शुरू हो गया। क्या हो गया, MA से नीचे। अगर इसको फ्रीली छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, गिरेगा तो इसको घुमाता हुआ गिरेगा, तो MA से नीचे गिरने लगा, है ना। MA त्वरण से नीचे गिरता है, ठीक है। MA क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन यही होगी MA, है ना। अल्टीमेटली ये A त्वरण से नीचे गिरा, तो मैं सिर्फ A लिख देता हूं। चलिए तो नीचे गिरता है। अब नीचे गिरेगा तो क्या करेगा, नीचे गिरता है जिसके कारण बेलन में घूर्णी गति, बेलन में क्या हो रही है, घूर्णी गति उत्पन्न हो जाती है। बेलन में क्या उत्पन्न हो गई, घूर्णी गति। ये बेलन क्या होने लगा, घूमने लग गया। क्लियर हो गई ना बात। चलिए तो अब ये बहुत ही आसान सा भाई कि एक ऐसा बेलन होगा, इसमें क्या करेंगे, ऐसा रख करके छोड़ेंगे नीचे की तरफ तो द्रव्यमान नीचे जाएगा, बेलन को घुमा देगा। अब इसके ऊपर जब घूर्णी गति कार्य होने लगी तो मैं इसके लिए अगर बल के कैलकुलेशन लिखना चाहूं, अगर इसके लिए एफबीडी लिखना चाहूं, फ्री बॉडी डायग्राम की हम अगर बात करें, तो क्या लगता है आपको, ये जो है हमारे पास में mg नीचे की तरफ, टेंशन इस पे ऊपर की तरफ, तो mg माइनस टी, और फाइनली ये करवा क्या रहे हैं भाई, तो ये करवा रहे हैं ma मोशन नीचे की तरफ ही हो रहा है। तो कितना मोशन होगा, तो मैं कहता हूं जितना नीचे बल लगेगा और जितना ऊपर टेंशन है उसको रोक दिया, तो नीचे जो बल लग रहा है अगर मोशन इसी की दिशा में हो रहा है तो ये mg में से वो t माइनस कर दो। t क्या है भैया, ये रोक रहा था मुझे, तो mg में से t को माइनस कर दिया, बचे हुए से वो क्या कर रहा, मोशन कर रहा है, किधर, नीचे की तरफ, मतलब ma। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो टेंशन जो लगेगा हमेशा ही, अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो डोरी होगी हमेशा इस सिलेंडर के, इस बेलन के हमेशा स्पर्श रेखा पे लगेगी, है ना। तो मैं ऐसा यहां पे एक और डायग्राम हम यहां पर प्लॉट किए हुए, यहां पे हमने क्या कहा भाई कि ये जो mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये जो टेंशन यहां पे लग रहा है, ये हमेशा इसके कैसा है भाई, तो इसके टेंजेंशियल है ना, हमेशा यहां पे स्पर्श रेखीय बिंदु पर कार्यरत होगा, तो ये हमेशा टेंजेंशियल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि भाई ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ना, इसके लिए मैं कहता हूं एकदम सिंपली कि भाई यहां पर जो टॉर्क उत्पन्न होगा, यहां पर जो बलाघूर्ण उत्पन्न होगा यहां पर, ठीक है, इसके नीचे की तरफ बल कार्यरत करने के कारण जो यहां पर बलाघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसके लिए हम बात करें। तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए बेलन पर कार्यरत, जो बेलन पे काम कर रहा है, बेलन पे कार्यरत तनाव बेलन के सदैव स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। आपको इमेजिन कीजिए ना कि अगर वो बेलन है ना, तो उससे जब ये डोरी लटक रही होगी तो उसके टेंजेंशियली ही तो लटकेगी, तो स्पर्श रेखीय दिशा में होता है, अर्थात टी तनाव द्वारा, है ना, ये क्या करेगा, बेलन पे जो मोशन उत्पन्न करा रहा है हम उसके लिए बात करना चाह रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये टी तनाव द्वारा बेलन में उत्पन्न
बेलन में उत्पन्न बल आघूर्ण। अब ये भाई बल आघूर्ण क्यों लिखना शुरू हो गया, ये कहां से आ गया? तो भाई ये घूर्णी गति कर रहा है ना, इसके कारण जब घूर्णी गति करता है तो बल आघूर्ण आएगा भाई। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण का फॉर्म तो आप कहेंगे बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण जो होता है ये होता है बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। अब यहां पर बल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा भाई? यहां पर बल के रूप में कौन है? टॉर्क। ये टॉर्क के लिए जो कारक है वो कौन है? बलाघूर्ण के लिए जो कारक है बल के रूप में कौन है? तो वो है टी। टी कौन? टेंशन, तनाव। तो मैं सिंपली लिख लेता हूं कि बल आघूर्ण टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? तो ये हो गया टी आर। अच्छा, इसको बॉक्स वॉक्स में नहीं बंद करते, इक्वेशन नंबर ही इसके लिए भी डालते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। इधर पीछे हमने कहा था इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। टाउ इक्वल्स टू कितना भाई? टी आर। टी कौन है? जो टेंजेंशियल फोर्स इस बेलन के ऊपर लग रहा था वो है। और आर कौन है भाई? तो ये त्रिज्या इसकी, जो ये बेलन है इस बेलन की त्रिज्या है। अब बेलन के ऊपर डोरी लिपटी हुई है तो वो डोरी कैसा मान के चल रहे भाई? उसकी मोटाई निग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। ये जो डोरी है इसकी मोटाई कैसा मान के चल रहे हैं? निग्लिजिबल, है ना। तो इसके ऊपर जो बल लगा रहा है यहां तक जो गया वो आर कैसा है भैया? त्रिज्या है। अच्छा, अगर इतनी सी कहानी हो गई यहां पर, तो अब सिंपली हमको काम करना है कि अगर यहां पर मैं आघूर्ण की बात कर लेता हूं, है ना, बलाघूर्ण की हमारी बात हो गई। अब इसी तरीके से मैं इसको लिखता हूं जरा कि देखिए, बेलन पर बल आघूर्ण के कारण, बल आघूर्ण के कारण बेलन पर बल आघूर्ण के कारण बेलन में घूर्णी गति होने लगते हैं। घूर्णी गति प्रारंभ हो जाती है। अब बेलन में क्या हो गया? घूर्णी गति प्रारंभ हो गई। अब घूर्णी गति प्रारंभ हो गई तो क्या हो गया? घूर्णी गति प्रारंभ हो जाती है जिसके कारण उसमें जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण आई तथा क्या होता भाई? जड़त्व आघूर्ण आई तथा जो इसके अंदर मिलेगा मुझे त्वरण, जड़त्व आघूर्ण आई तथा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा प्राप्त होने लगता है। इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा मतलब मैं लिख रहा हूं कि जब इसके अंदर में बलाघूर्ण प्राप्त होगा आपको, तो ये कुछ ना कुछ आपको क्या देगा? तो जड़त्व आघूर्ण देगा। और जड़त्व आघूर्ण के साथ साथ मैं कहता हूं कि इसमें कोणीय त्वरण, ये जब घूमेगा तो कोणीय त्वरण भी तो मिलेगा ना। उस कोणीय त्वरण का मान कितना है भाई? अल्फा है। तो क्या होगा भाई? अब इसके लिए कहता हूं कि अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं? टाउ। तो टाउ बिल्कुल वैसे ही है जैसे फोर्स बिहेव करता था। मैंने अभी लिखा था ना ऐसा, F इक्वल्स टू ma। तो अगर मैं कोणीय में लिखता हूं तो टाउ इक्वल्स टू मास की जगह पे कौन आता? आई। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा कि द्रव्यमान बिहेव करता है रेखीय गति में। और ये त्वरण की जगह पे यहां पर भी त्वरण आएगा अल्फा, आई अल्फा। बिल्कुल F इक्वल्स टू ma जैसा ही दिखता है। खूब सारी एनालॉजी हमने कर करके इसको याद की हुई है। तो मैं यहां पर लिखता हूं टाउ इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा भैया? तो ये टाउ इक्वल्स टू मिल गया मेरे को आई टाइम्स ऑफ अल्फा। क्या मिल गया? आई टाइम्स ऑफ अल्फा। अच्छा, जैसे ही अल्फा मुझे दिखता है, इसको अगर रेखीय से कंपेयर करूं तो क्या दिखेगा भाई? तो मैं कहता हूं कि रेखीय त्वरण, ये देखिए ना, देखिए क्या क्यों कर रहा हूं ना, मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है सबके बीच में, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्या? रेखीय त्वरण अल्फा, सॉरी रेखीय त्वरण ए, है ना, बराबर होता है क्या है भाई? तो ये होता है कोणीय त्वरण और जो त्रिज्या होती है उसका गुणा करते हैं, है ना। तो कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या, तो मैं कहता हूं यहां पर त्रिज्या इंटू कोणीय त्वरण। चलिए आगे लिखता हूं मैं। रेखीय त्वरण मतलब ए, त्रिज्या का मतलब कितना है? आर, और कोणीय त्वरण को किससे डिनोट कर भाई? अल्फा। ये अल्फा कौन है? कोणीय त्वरण। तो यहां से अगर मुझे अल्फा का सिर्फ और सिर्फ मान निकालना हो तो क्या मिलेगा? ए अपॉन आर चलेगा क्या?
अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर। ए क्या है भैया, तो ए है ये रैखिक त्वरण। भाई डिवाइड कर दूं, जब गुणा करके ये बनाया था तो डिवाइड करके ये रैखिक त्वरण अपॉन आर की जब चर्चा करते हैं तो ये कौन है, ये है त्रिज्या। हो गई बात खत्म। अब अगर मैंने इसको उठा करके यहां रख दिया तो क्या मिलने वाला है, देखिए इसको 3 दे देते हैं, समीकरण 3 से क्या करें भैया, तो टाउ इक्वल्स टू, देखिए आई अल्फा की जगह पे कौन आ जाएगा भैया, ए अपॉन आर। अच्छा आई भी तो लिख लो, आई और अल्फा की जगह पे आ गया ए अपॉन आर। ठीक है, इसको भी कुछ ना कुछ एक समीकरण हम दे सकते हैं ना। ठीक, एक समीकरण इसको भी देते हैं, इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 4। ठीक, अब क्या काम करूं, तो अब मुझे दिख रहा है टाउ की एक ये भी वैल्यू है और टाउ की एक ये भी वैल्यू है। जो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन दिख रही है दोनों कौन है भाई, दोनों ही बलागुण है, ये भी बलागुण है और ये भी बलागुण है, तो आपस में ये दोनों बराबर भी होंगे, है ना। तो इन दोनों को बराबर कर देता हूं मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से। अब 2 और 4 से क्या मिला, तो देखिए समीकरण 2 में लिखा था टाउ इक्वल्स टू, है ना, टाउ इक्वल्स टू हमारे पास में यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए टी आर, और यहां पर आई ए अपॉन आर। तो ये है टाउ इक्वल्स टू टी आर और टाउ इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ ए अपॉन आर। ठीक है, यही दोनों चीजें हमको यहां पर देखने को मिली। देखिए टाउ इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर और वो था टाउ इक्वल्स टू टी आर। अब क्या करना है, ये दोनों समीकरण से इन दोनों को कंपेयर करना है, तो चलिए कंपेयर करा जाए। कंपैरिजन पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहां पर टी आर इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन में आर। क्या मिल जाएगा, आई ए अपॉन, तो यहां से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई टी की, तो क्या हो जाएगी आई ए अपॉन आर स्क्वायर। मतलब फाइनली मुझे मिल गया टी इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी कुछ समीकरण नंबर देते, 4 तक पहुंच चुके हैं, इसको समीकरण नंबर 5 देते, इसको देते समीकरण नंबर 5। ठीक है, चलिए अब क्या काम करना, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए और अब डिस्कस करा जाए कि भैया ये जब मुझे मिल गया टी का मान, तो क्यों ना मैं इसको ले चलूं कहां पर, मैं इसको लेकर के आता हूं हमारे फर्स्ट इक्वेशन में और इस टी के मान को रख देते हैं, ए निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, त्वरण निकाल लेते हैं कि इसमें ये जो डोरी जो नीचे की तरफ चल के जा रही है या फिर ये द्रव्यमान जो नीचे की तरफ चल के जा रहा है, इसका त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए मैं कहता हूं समीकरण 1 से mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। देखिए मैं लिखता हूं यहां पर समीकरण 1 से क्या करना भाई, तो mg माइनस टी इक्वल्स टू क्या है ma। इस t को करना है रिप्लेस, तो कर दे रिप्लेस यहां से। ये देखिए क्या बन जाएगा मेरा, mg माइनस टी की जगह पे आई ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो गया ये, आई ए अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो एम जी इक्वल्स टू क्या मिल गया भाई, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कॉमन कर लेते हैं हम, किसको कॉमन करना है, ए चाहिए तो ए को कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, अच्छा ए के साथ में एम को भी अगर कॉमन कर लो तो इस एम से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां से तो एम ए था, यहां पर 1 बचेगा, प्लस यहां से ए गायब हो चुका, आई तो बच गया, और इसमें एम तो था ही नहीं, एम नहीं था तो एम से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर। आई होप इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। क्या करना है, एक बार आप इसका प्रोडक्ट निकाल करके देख लीजिए, आपको बातें समझ में आ जाएगी। मैं कहता हूं ये ए एम का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ए एम मतलब एम ए मिल जाएगा, इसी का मल्टीप्लाई यहां ले चल के करेंगे तो ये एम से ये वाला एम कट जाएगा और ये ए यहां जाकर के गुणा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ऊपर वाला टर्म मिल गया, है ना। हमको पता है कि जब कोई टर्म होती नहीं है तो उससे हमें कैसे ली जाती है भाई, कॉमन। और लेफ्ट हैंड साइड में जो एम ए चल रहा था वो तो एज इट इज चल ही रहा है, एम जी बेसिकली। एम से एम दोनों तरफ से मैं क्या कर देता हूं, कंपनसेट, उड़ा दिया, एम से एम खत्म। तो एम से एम खत्म हो गया तो क्या दिखेगा यहां पर, g इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा, आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अच्छा इसी बात को अगर मैंने उठाया
और इस g के अपॉन में भेज देता हूं ये सब कुछ, तो हमारा काम शायद से हो जाए। कैसा भाई? मुझे a चाहिए था, वो a का मान मुझे मिल जाए। ठीक, तो चलिए देखिए, a इक्वल्स टू अगर मैं लिखता हूं तो इस g के नीचे इन सबको ले चलिए, g अपॉन क्या लिखना, 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। ये हमें a की वैल्यू मिल गई। कहां तक पहुंच चुके हैं भाई? 5वें समीकरण तक तो पहुंच चुके हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं 6वां समीकरण, समीकरण नंबर 6। अब यहां पर a मिल चुका है। ये क्या है भाई? ये त्वरण है। किसका त्वरण है? जो द्रव्यमान नीचे की तरफ चल रहा है उसका। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये जो a है ना, ये जो a है, ये g को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद बनता है। तो इससे आप क्या एनालाइज करते हो? अगर मैं कहता हूं कि a g के बराबर है, a g के बराबर है, कब है भैया? जब g में किसी नंबर का डिवाइड करो। या ऐसा नहीं समझ आता तो ये देखिए, g जो है a में किसी का मल्टीप्लाई होने से बना है, तो a g से छोटा होगा ना। इस रिलेशन से क्या समझ में आती है कि a जो है वो g से कैसा होगा? छोटा होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? समीकरण 6 से प्रतीत होता है कि, क्या प्रतीत होता है भाई? कि a जो है ये हमेशा ही छोटा होगा किससे? g से। a जो है वो हमेशा ही छोटा होगा किससे? g से। मतलब पिंड का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से सदैव कम होता है। क्या होता है भैया? सदैव गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये गुरुत्वीय त्वरण से कम क्यों हो रहा है? इसकी कंडीशन समझ में आ गई, क्योंकि ये g अपॉन समथिंग है। क्या है? g अपॉन समथिंग। अच्छा, तो अब क्यों ना मैं ये जो a मिला है, ये इस t के मान में रख करके टेंशन और निकाल लूं, जो बल का मान है वो और कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बल का मान कैलकुलेट करने चलता हूं, तो देखिए ना, इसको पुटअप करते हैं हम किस में? समीकरण 5 में। तो समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखने पर क्या मिलेगा? देखिए, ठीक है, समीकरण 6 से, ठीक है, समीकरण 6 से किसका मान मिला भाई? a का मान समीकरण 5 में और रखने पर, आइए चलिए रखा जाए। a इक्वल्स टू अभी मुझे क्या मिला? g अपॉन 1 प्लस, है ना, क्या मिला? g अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। ये टर्म मुझे मिली है, यही मिली है। a इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर, है ना, i अपॉन mr स्क्वायर। दूसरा, ये फिफ्थ में क्या देगा? t इक्वल्स टू ia अपॉन r स्क्वायर, ia अपॉन r स्क्वायर, t इक्वल्स टू ia अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा 6 वाला समीकरण है, ये हमारा 5th समीकरण है। तो इसका मान इसके अंदर में रखते हैं। ठीक है, चलिए रख लिया जाए। तो मैं कहता हूं यहां पर a का मान रखिए। आइए बहुत ही आसान शब्दों में अब बात की जाए तो मुझे दिखेगा यहां पर t इक्वल्स टू i टाइम्स ऑफ, ये पूरी बातें रखनी पड़ेगी। कौन? g अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर, i अपॉन mr स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या भाई? i इंटू ए अपॉन कौन चल रहा है? अपॉन में चल रहा है r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको और फर्दर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? आई जी, ऊपर में क्या दिख जाएगा? आई जी अपॉन, इन सभी को नीचे ले आएंगे तो ये दिखेगा आर स्क्वायर 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब क्या काम करना? तो अब लेते हैं एलसीएम और हम बनाते हैं जरा इसको। तो मैं कहता हूं कि यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो ये तो आई जी एज इट इज
आर स्क्वायर को यहीं बाहर रहने दीजिए, इसको अगर करेंगे तो एम आर स्क्वायर प्लस कितना होगा आई होल अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा। अब अगर इस एम आर स्क्वायर को ऊपर ले चलूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा आई जी एम आर स्क्वायर होल अपॉन, ये आर स्क्वायर जो बाहर वेट कर रहा है ये करता ही रहेगा, है ना, आर स्क्वायर अंदर एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है। और फर्दर आगे बढ़े तो t इक्वल्स टू फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे यहां से आर स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाएगा भाई, यहां से मिल जाएगा एम जी अपॉन, है ना, आई भी एक एम जी आई अपॉन, यहां पे दिख रहा है आर स्क्वायर कैंसिल के बाद आई प्लस एम आर स्क्वायर। अगर मैं नीचे से आई को भी कॉमन कर दूं तो क्या मिलेगा, एम जी अपॉन, आई को नीचे से कॉमन कीजिए, ये आई लिखा हुआ है यहां पर, आई को कॉमन कीजिए, 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में आई, है ना, क्योंकि देखिए आई यहां था नहीं तो नीचे में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड तो करनी पड़ेगी। अब क्या हो गया, इस आई से ये आई कैंसिल हो गया, तो t इक्वल्स टू फाइनली जो मुझे मिला वो क्या मिल गया भाई, ये मिल गया मुझे एम जी अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई, ये मिला मुझे टेंशन का मान। अच्छा, जो स्टेटमेंट अभी मैंने पीछे की तरफ लिखा वैसे ही अगर फाइनल स्टेटमेंट मैं लिखूं कैसा भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मुझे लगा ये कि जी जो है वो बड़ा है किससे, इस ए से, ए छोटा है जी बड़ा है, तो वैसे ही मैं कहता हूं कि यहां पर भी मुझे टेंशन जो दिख रहा है वो mg से mg को डिवाइड करने पे बन रहा है, मतलब mg बड़ा है तभी तो mg को डिवाइड करूंगा तो टेंशन के बराबर होगा, mg खुद में क्या है, बड़ा है, तब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये टेंशन के बराबर होगा। तो मैं इसलिए इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, कि जो गुरुत्वीय बल है उससे हमेशा जो टेंशन लगेगा, जो बेलन पे बल लगेगा उसका मान कम होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, अतः इसके बाद हम शुरू करें, है ना, अतः इसको कुछ नाम देते हैं, कितने 6 हो चुके थे, 7वां नाम देते हैं। अतः समीकरण 7 से स्पष्ट है, अतः समीकरण 7 से स्पष्ट है कि डोरी पर लगने वाला बल हमेशा गुरुत्वीय बल से कम होगा, है ना, हमेशा ही जो गुरुत्वीय बल होगा उससे क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, इसका रीजन आपको समझ में आ गया कि ये mg के अपॉन में इसको डिवाइड करने से जाकर के t बन रहा है, यानी जो अब यहां पर बात दिख रही है कि जो इस पे टेंशन जो लग रहा था ये हमेशा किससे कम है भाई, ये हमेशा हमारे mg से कम है। दूसरा क्या समझ में आया, जो इसमें g त्वरण से ये नीचे की तरफ गिर रहा है उससे हमेशा ये एक्सीलरेशन जो होगा इस डोरी का या फिर इस पिंड का वो हमेशा कैसा होगा, कम होगा। तो यहां से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, क्या कि इस पे जो टेंशन लगेगा वो mg से कम है। मतलब फाइनली यहां पर मैं लिखूं कुछ पॉइंट्स, तो मैंने क्या क्या चीज देखी, ये जो टेंशन है ना, ये जो टेंशन है ये हमेशा ही कम है किससे, mg से, और हमने ये देखा जो a है ये हमेशा ही कम है किससे, g से। ये दो बातें अब आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखनी है, क्योंकि जो हमने अंदर की तरफ ये पूरे कंडीशंस बना के सॉल्व किए ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे काम आने वाले हैं, एंड ये फाइनल रिजल्ट आपको ये पूरे डेरिवेशन करने से वहां पर बचाएंगे। क्योंकि आप जो देखते हैं ना कि भाई कॉम्पिटिटिव में हम क्या क्वेश्चन पढ़ते से आंसर्स कैसे टिक कर लेते हैं, तो आंसर्स ऐसे टिक होते हैं। और पिछली जितनी भी अभी हम क्लासेस अभी कवर अप कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, उसमें हम ऐसे ही फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं जो कि आपको टू द पॉइंट जाकर के आंसर टिक करने को देंगे। मतलब अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपको हर बार, है ना, ये जो पूरे कैलकुलेशन है उससे डर लगता है। तो भैया डरने की बिल्कुल बात नहीं है, अपन फिजिक्स में कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ना ही कहीं पर इस तरीके की कोई बात करने वाले हैं कि भैया कुछ नंबर कट जाएं या कुछ नंबर रह जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल केसेस मैं बताऊंगा एंड फाइनली आपके लिए रिजल्ट ऐसा निकाल कर लेके आऊंगा जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो। अब एक नॉर्मली सोच के देखिए, एक बेलन है, उस पर एक भार लटका है, भार नीचे की तरफ जा रहा है। भार अगर नीचे की तरफ जा रहा है मतलब उसमें जो त्वरण होगा उसके गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा, ऑब्वियसली कम होना भी चाहिए। दूसरा ये भी समझ में आता है कि mg जो बल लग रहा है जो नीचे की तरफ खींच रहा है, क्या पूरा का पूरा ही बल दे देगा क्या उस बेलन को घुमाने के लिए? नहीं देगा, हमेशा जो mg लग रहा है उससे कम ही देगा। तो ऐसा करके ये दोनों पॉइंट्स याद भी रह जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक ये पिक्चर अगर क्लियर है तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन में। हम जरा बात करते हैं कि अगर कोई सिलेंडर है ना, जो कि रोल कर रहा है किस पे, एक स्लैंट सरफेस पे। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं, इसमें हम लोटनी गति की चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो डायग्राम बना रहे भाई सबसे पहले, चलो आ जाओ देखते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया वाला और फिर हम आगे की तरफ चर्चा करना शुरू करते हैं, है ना। ये तो हो गया, ये अपने को इसकी बात करनी है। चलिए ठीक है, देखिए क्या करना है। ये रहा भैया हमारा एक स्लैंट सरफेस, ठीक है, ये हो गया एक स्लैंट सरफेस। अच्छा नहीं लगा, ठीक है बदल देते हैं। तो अब ये है मेरा स्लैंट सरफेस, ये अच्छा लगा, ठीक है भैया। इसके ऊपर क्या करना है, मेरे को एक बेलन रखनी है। चलो भैया ले आए बेलन किचन से, है ना। तो ये ले आए हम किचन से बेलन, ठीक। तो फटाफट से काम कर लें अपन, गतिविधि निकाल लें, फिर बेलन किचन में रखने भी जाना, मम्मी मारेगी अदरवाइज। चलो भैया देखो क्या करना है, जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे बेलन को, ये शुरू हो जाएगा क्या भाई, कोशिश करना शुरू कर देगा लुढ़कने की। और लुढ़कने की कोशिश करे उसके पहले मेरे को याद आता है कि भैया ये जैसे ही एक कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा जाएगा एक स्लैंट सरफेस पे, समझ गए होंगे, है ना। ये नत तल है, जब इसके ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण जो है ना ये बड़े तेजी से एक्टिव हो जाता है और कहता भैया कि ये नीचे की तरफ लगाएगा एक बल, कौन, mg। क्या बल लगेगा इस पे, नीचे की तरफ एक mg बल लगेगा। अब mg बल नीचे की तरफ तो लग गया, है ना। क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पिंड है, ये इस सतह पे एक सतह के लंबवत क्या कर रहा होगा भैया, इस सतह के लंबवत एक बल लगा रहा होगा जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जिसको हम N से या फिर R से डिनोट करते हैं। नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये N जो है वो समतल के कैसा होगा, लंबवत होगा। अच्छा, जब मुझे पता चला कि ये जो है यहां पर ये थीटा कोण बना करके ये नततल बना हुआ है, तो ये mg के दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे भाई, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो ये नीचे की तरफ लेकर के चलने की कोशिश करेगा और एक जो होगा इसके लंबवत होगा, बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों के नाम क्या होते हैं, तो ये जो लंबवत वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं भैया mg sin थीटा, और थीटा क्या भाई, नत तल का क्षैतिज से कोण। और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाता है हमारा कौन, mg cos थीटा। अच्छा, इतने सारे अगर हो गए, मैं कहता हूं कि इसको बिना फिसले लोटनी गति करानी, यानी ये ऐसा स्लाइड होकर के नहीं आ रहा है ना, ये ऐसा स्लाइड होकर के नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, रोल करता हुआ। तो रोल करने के लिए भैया इसके ऊपर लगना पड़ेगा क्या, इसके ऊपर लगेगी फ्रिक्शन, घर्षण। तो एक इधर के तरफ भी होगा और ये कौन होगा इस पे कार्यरत भाई, तो ये हो जाएगा इसके ऊपर कार्यरत फ्रिक्शनल फोर्स, कौन, घर्षण बल। अब मैं कहता हूं इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो पिंड है ये इसी डायरेक्शन में ए त्वरण से गति, ए त्वरण से क्या कर रही है, इधर ही की तरफ लुढ़क रही है। तो चलिए डायग्राम तो हमारा बन गया, इसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, है ना। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हमको क्या करना है, देखिए हम ऐसा कह लेते हैं कि माना, अब जो है वो तो मानना पड़ेगा, माना क्षैतिज तल से, अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं आपको एक बेलन के लिए ही नहीं कराने जा रहा हूं ये केसेस, मैं इसमें आपको गोले के लिए भी करा दूंगा, है ना। अलग अलग ज्यामिति, अलग अलग डायग्राम्स के लिए भी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि भाई फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव में बैठेंगे तब आपको रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, फटाफट आंसर करने हमको। तो ये ही सब चीजें काम आने वाली है, ये एक बार देखना है, देखने के बाद इनको एक चार्ट के रूप में हम ऑलरेडी बना ही रहे, हम उसके अंदर इन सबको रखते चले जाएंगे, ऑन एग्जाम टाइप पे वो सीधे क्लिक करेगा और हमारे आंसर्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो
माना कि क्षैतिज तल के साथ थीटा कोण पर एक नत तल, एक नत समतल है जिस पर आर त्रिज्या तथा त्रिज्या इसकी आर और द्रव्यमान एम कह लेता हूं, आर त्रिज्या तथा एम द्रव्यमान का बेलन रखा हुआ है। ठीक है, बेलन पे mg बल, mg गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ कार्यरत हो जाएगी, जिस पर mg गुरुत्वीय बल, mg गुरुत्वीय बल नीचे की ओर, यह हमेशा नीचे ही लगती है, गुरुत्वीय बल हमेशा ही नीचे की तरफ लगेगी, नीचे की ओर कार्यरत हो जाती है, कार्यरत हो जाती है, नीचे की ओर कार्यरत हो जाती है, जिसके दो घटक है ना, जिसके दो घटक कौन कौन से भाई, तो mg साइन थीटा, mg साइन थीटा लंबवत और mg cos थीटा है ना, ठीक है, mg cos थीटा क्षैतिजतः कार्यरत हो जाती है। यहां लोटनिक गति के लिए, लोटनिक गति के लिए क्या होगी भाई, जब इसको लोटनिक गति करना मतलब ऐसा रोल होकर के ऐसा चलना है, तो यहां पे फ्रिक्शन का मान होना चाहिए भाई, घर्षण होना चाहिए। तो मैं कहता हूं लोटनिक गति के लिए सतह तथा बेलन के बीच F घर्षण बल कार्यरत है, जो कि क्या कर रहा है भाई, ये क्या करेगा है ना, F जो घर्षण बल पीछे की तरफ कार्यरत है, क्या करेगा, जो कि पिंड को फिसले बिना या बिना फिसले लोटनी गति कराता है, जो कि पिंड को बिना फिसले लोटनिक गति कराता है। क्या करता है, लोटनिक गति कराता है। अब इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई है कि इस कंडीशन में लोटनिक गति हो रही है, तो तब यदि ए त्वरण से बेलन नीचे की ओर गिरता है, ए त्वरण से बेलन लोटनिक गति करता हुआ आगे बढ़ता है, लोटनिक गति करता हुआ आगे बढ़ता है। तो चलिए अब यहां से कुछ कुछ बातें करना शुरू करें। क्या क्या चीजें कह सकता हूं मैं, तो पहली बात तो यहां से अगर आप देखिए तो एक चीज लिखूंगा मैं कि भैया ये जो n है ये बराबर होगा mg cos थीटा के, ठीक है। ये अगर इस समतल पर है तो ये n जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा ही mg cos थीटा के बराबर होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, n mg cos थीटा के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तो ये हमेशा बराबर होगा भाई, ठीक है। और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, तो ये जो है mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस इसमें से फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहा है तो इसको माइनस कर दिया। अब जो रिजल्टेंट बचा उसके कारण ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब ma। इसमें तो कोई समस्या नहीं आती होगी। मैं ये बहुत ही आसान सा काम है, बहुत ही बच्चों वाला काम, कि इधर से मैंने F1 फोर्स लगाया और इधर से भैया कोई F2 फोर्स लग रहा है
और ये फाइनली F से इधर आगे बढ़ रही है, तो ये F1 माइनस F2 के बराबर ही तो होगा ना F। वैसे ही मैं ये कहता हूं कि इधर साइड से जो फोर्स लग रहा है और इधर से मेरे को जो रो करा है, इन दोनों का जो माइनस करूंगा तभी तो निकलेगा ना ये F नेट। कुल ऐसे ही निकाली जाती है हमेशा भी। तो मैं यहां पर भी तो यही बात करना चाह रहा हूं आपसे कि यहां पर हो क्या रहा है कि mg sin थीटा नीचे की तरफ इसको नीचे स्लाइड करवाने की कोशिश रोल कराने की कोशिश कर रही है, एंड जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ इसको खींच करके रखा है। तो फाइनली ये जो a एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगी उसका कारण कौन होगा भाई? तो mg sin थीटा में से f को माइनस कर दीजिए, बचा उसके कारण ma आगे की तरफ ये बढ़ जाएंगे। चलिए तो इसको कुछ समीकरण नाम दे देते हैं भाई। इसको समीकरण नंबर दे दिया जाए अब 1, क्योंकि कहानी के यहां से अब शुरुआत हो चुकी है ना। अगर यहां से कहानी की शुरुआत हो गई है तो हम बढ़ते हैं और आगे की तरफ। और अब इसमें क्या काम कर ले भाई? तो जब ये मुझे मिल चुका है तो मैं कहता हूं कि अगर ये घूर्णी गति करना शुरू कर दे, तो इसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा? जो इसमें घूर्णी गति के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना, उस टॉर्क की कैलकुलेशन, बलाघूर्ण की कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि घूर्णी गति जब होगा तो आपको पता है वहां पे टॉर्क आ जाता है। तो टॉर्क कितना इसके अंदर में प्रोड्यूस होगा भाई? तो टॉर्क की अगर हम बात करते हैं, देखिए जब बेलन घूर्णी या लोटनिक लिख ही लेता हूं, अब क्यों करना, लोटनिक गति करना प्रारंभ करता है, तब लोटनिक गति का मतलब आपको समझ में, एक एक्सिस के परितः वो ऐसा घूमता हुआ चल के आ रहा होगा। आप एक ऐसी तिरछी चीज पे जो किचन का बेलन होता है, उसी बेलन को रख दो भाई, ऐसे लुढ़कता हुआ नीचे गिरेगा। तो बेलन की जो दोनों तरफ से हैंडल जो होता है ना, वही हैंडल उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मैं कहता हूं लोटनिक गति करना वो प्रारंभ कर रहा है, तो उस पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना, तब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये बिल्कुल सेम काम कर रहा हूं जो पीछे मैंने अभी काम किया था, है ना। लेकिन वहां पर क्या था भाई कि एक रस्सी के सहारे लटकाया था एक मास को, तो ऐसा गोल घुमाता हुआ रस्सी नीचे गिर गई। इसमें क्या हो रहा है कि इस बेलन को ही वहीं रख दिया तो नीचे की तरफ खिसकाते हुए जा रहा है। तो लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा भाई? जब बेलन पर लोटनिक गति करना प्रारंभ करता है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का हमें मान पता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो बल इंटू लंबवत दूरी। अब भैया एक बात बताइए, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो फ्रिक्शन ना, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं टाउ जो होगा वो कितना हो जाएगा? वही फ्रिक्शनल फोर्स इनटू जो रेडियस था, समीकरण नंबर 2। बल इंटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या? वो बेलन का जो रेडियस था वो आर, बेलन का ये जो बेलन है इसकी जो ये रेडियस है ना, ये जो रेडियस है, इस रेडियस की बात करें भैया, ये आर। चलिए तो अब जरा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड हम अब बात करते हैं कि ये तो हो गया इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें कहता हूं कि घूर्णी गति के कारण ही, मैं लिखता हूं लोटनिक लिखो भैया, घूर्णी नहीं, ठीक है। वैसे लिखा जा सकता है, ऐसा गलत तो नहीं है ना। लोटनिक गति के कारण बेलन में, है ना, बेलन में उत्पन्न कोणीय त्वरण, क्या उत्पन्न हो गया भैया? कोणीय त्वरण। उत्पन्न कोणीय त्वरण अल्फा हो, तब बेलन द्वारा प्रस्तुत, ये बेसिक प्रॉपर्टी है भाई, है ना, आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, है ना। तो बेलन द्वारा प्रस्तुत जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा भाई? जड़त्व आघूर्ण आई होगा। यही हम कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से F इक्वल्स टू ma होता है, अभी पीछे भी ये चीज सिखाई, उसी तरीके से टाउ तो बल आघूर्ण है, तो द्रव्यमान की जगह जड़त्व आघूर्ण और त्वरण की जगह अल्फा, तो आई अल्फा के बराबर होगा। डिट्टो सेम चीजें चल रही है, फोर्स की जगह टाउ, एम की जगह आई और ए की जगह अल्फा। तो भैया आगे हम यहां पर अपनी पूरी कहानी लेकर क्या, तो बल आघूर्ण आई होगा, तो टाउ इक्वल्स टू, ठीक है, टाउ इक्वल्स टू फोर्स की जगह पर रखना भैया आई, और जो आपका
त्वरण है, कोणीय त्वरण, वो होगा क्या? अल्फा। मैं लिख भी देता हूं, है ना, बल आघूर्ण बराबर क्या है भैया? आई मतलब जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण इनटू अल्फा। अल्फा मतलब क्या भाई? तो कोणीय त्वरण। ये भैया हमारा कोणीय त्वरण। ठीक है, जब इतनी सी बात हो चुकी है तो अब तो पिक्चर दिख रही होगी कि जब भैया ये दो दो आ चुके हैं तो इन दोनों की वजह से, है ना, इस अल्फा को रिप्लेस किया जाए जरा, कैसे? रैखिक त्वरण के रूप में। तो मैं कहता हूं जरा देखिए, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं भाई? बोले सब तो जानते हैं, तो बताने की क्या जरूरत है? बताना पड़ेगा ना भाई, सामने वाला नहीं जानता। चलो, तो भैया ये अल्फा की बात करो, क्या कहेंगे? मैं कहता हूं रैखिक त्वरण जो होता है वो बराबर होता है त्रिज्या का, अगर मैं गुणा कर दूं किसमें? कोणीय त्वरण में। इसमें किसका गुणा कर दो भैया? कोणीय त्वरण में इसको। तो ये क्या बन जाता है? रैखिक त्वरण। रैखिक त्वरण का मतलब क्या भैया? ए, ये होता है आर टाइम्स ऑफ अल्फा, ए इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा। अगर यहां पर रख दूं किसकी वैल्यू भाई? अल्फा की, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? ए अपॉन आर। जस्ट पुट इट डाउन, टाउ इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर। टाउ इक्वल्स टू क्या मिल गया? आई ए अपॉन आर। इसको समीकरण नंबर 3 देता हूं। और अब आपको पता है कि जब ये दोनों वैल्यूज मिल गई तो क्यों ना मैं दोनों को कंपेयर करूं और यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल लूं। जैसे पीछे हमने क्या किया था, यही सेम टू सेम काम किया था। हमने यहां से टाउ इक्वल्स टू एफ आर निकाला, यहां से टाउ इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर निकाला, और मैंने यहां पर क्या काम किया? तो मैं वहां से ये जो था टेंशन था, यहां पर फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, वहां पर क्या था? टेंशन था। तो क्या किया? टेंशन को मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया था। तो यहां पे किसको कैलकुलेट कर लूं? फोर्स को। तो चलिए फोर्स को कैलकुलेट करवाइए। मैं कहता हूं समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या मिल जाएगा? टाउ इक्वल्स टू एफ आर और टाउ इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर। तो भैया हो गया ये एफ आर इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर। नाउ एफ इक्वल्स टू क्या भाई? तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें एक रिलेशनशिप मिली, इसको समीकरण नंबर 4 दीजिए, इसमें बहुत काम करना है हमको। एफ इक्वल्स टू क्या मिला? आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर ये वैल्यू मुझे मिल गई है तो क्या याद आता है भाई? जैसे ही ये वैल्यू मुझे मिली, मुझे तो ध्यान में आता है ये जो समीकरण फर्स्ट था, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए, अगर यहां पर एफ की वैल्यू मैं रख दूं तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो चलिए ना, मैं लिखता हूं समीकरण नंबर 1 से। क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 में समीकरण 4 से f का मान रखने पर तो भैया चलिए ले आया जाए, है ना। तो उधर में क्या था? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये समीकरण 1 था। और अभी हमने f इक्वल्स टू निकाला है क्या? तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आई ए अपॉन, अच्छा लग रहा है तो यार, आइए जाइए, है ना, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो ये दोनों समीकरण है ना, ये 4 था। इसकी f की वैल्यू को यहां पर पुट अप करते हैं। तो मैं लिखता हूं, जरा देखिए क्या मिल जाएगा मुझे। एम जी साइन थीटा माइनस एफ की जगह आई ए अपॉन आर स्क्वायर रख दूं, चलिए रख देते हैं, माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? एम ए। कैन वी रिटर्न एज दिस वन ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज एम जी साइन थीटा बराबर, अगर मैं लिख दूं एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, चलेगा? मंजूर है। अच्छा, तो मैं अब एक और छोटू सा काम कर लेता हूं, क्यों ना मैं इधर से एम ए को कॉमन कर दूं, एम ए को कॉमन कर देता हूं। एम ए जैसी कॉमन करूंगा, यहां बचेगा 1 प्लस आई ए में से ए तो कॉमन हो गया, आई बचा, एम था नहीं तो एम का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया भैया? एम आर स्क्वायर। चलेगा क्या? यहां पे एम नहीं था तो एम का क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो एम ए का एम ए आ गया, यहां से एम ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एम से एम कट जाएगा, ए बच जाएगा, मतलब आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
तो पॉइंट क्लियर है। तो इधर साइड में लिखा था mg sin थीटा। किस लालच में किया था ये काम, वो अब आपको दिख गया होगा। क्या था भैया हमारा लालच, यहां पर हमारा ये था, ये m से m कैंसिल हो गया है ना, तो m से m कैंसिल हो गया तो मुझे मिल गया g sin थीटा इज इक्वल्स टू a 1 प्लस i अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, i अपॉन एम आर स्क्वायर। अब क्या बना, तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं कैसा भाई, तो इस a इक्वल्स टू लिखिए तो क्या बन जाएगा, ये g साइन थीटा, इसके अपॉन में भेज दीजिए सब कुछ, 1 प्लस i अपॉन एम आर स्क्वायर। g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन एम आर स्क्वायर, ये बन गया हमारा a का मान। ये भी एक फाइनल रिजल्ट के तरीके से रख सकते हैं। एंड एज लास्ट जो था समीकरण नंबर 4 लिया था, इसको 5 देता हूं, समीकरण नंबर इसको 5 दे दिया जाए, चलेगा यहां तक। ठीक है, अब क्या काम करना भाई, अब a की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू मिल गई, तो मैं फोर्स की वैल्यू निकाल के ले आता हूं। ठीक है ना, a की वैल्यू अगर मुझे मिल गई है तो मैं फोर्स की वैल्यू अब यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो फोर्स की वैल्यू के लिए आइए चलते हैं, जरा हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू की तरफ बढ़ना शुरू करूं तो मैं आ सकता हूं यहां पर F इक्वल्स टू IA अपॉन आर स्क्वायर, IA अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें काम बाकी है, हम करते हैं जरा समीकरण 4 में समीकरण 5 से a का मान रखने पर। अब जैसे कि समीकरण 4 आपको पता है F इक्वल्स टू क्या है भैया, तो ये है IA अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यह समीकरण 4 हो गया। और समीकरण 5 अभी हम लोगों ने क्या निकाला भाई, तो हम लोगों ने निकाला A इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन, है ना, जी साइन थीटा 1 प्लस I अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, यही निकाला, एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लें भाई, है ना, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस I अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम टू सेम वैल्यू यहां पर हमने क्या कर ली, रख ली। अब क्या करना है, अब इस एम आर स्क्वायर के साथ में, है ना, एलसीएम लेते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहां से अगर F की वैल्यू रख लें, चलिए फिफ्थ यहां रखता हूं मैं अलग कलर से। ठीक, अगर मैं यहां पर F इज इक्वल्स टू लिखता हूं तो क्या मिल जाएगा भाई, I, A की जगह ये सब कुछ रखना है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस I अपॉन एम आर स्क्वायर, 1 प्लस I अपॉन एम आर स्क्वायर। क्योंकि अभी यहां पर काम है मुझे, तो इसमें हम अभी थोड़ा बहुत काम करने वाले हैं। होल अपॉन में क्या चल रहा था भैया, आर स्क्वायर, तो इसको चलने दीजिए। क्या लिख लूं अब, आई जी साइन थीटा अपॉन, ये सब कुछ को नीचे भेजिए, क्या मिल गया, आर स्क्वायर 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहां से मैंने क्या किया, एम आर स्क्वायर का ले लिया क्या, एलसीएम, तो क्या बन जाएगा भाई, आई जी साइन थीटा अपॉन, ये आर स्क्वायर को यहीं छोड़िए, यहां पर बन जाएगा क्या, ये एम आर स्क्वायर प्लस आई होल अपॉन ये एम आर स्क्वायर, यही चलता रहेगा। अब इस एम आर स्क्वायर को अगर ऊपर की तरफ ले जाइएगा तो आपको यहां से दिख जाएगा एफ की वैल्यू आई जी साइन थीटा इंटू एम आर स्क्वायर होल अपॉन क्या मिल गया भाई, तो ये आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस आई। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तो आपको क्या दिखा कि एफ इक्वल्स टू फाइनली मिल गया आई जी साइन थीटा अपॉन, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है ना, एम आर स्क्वायर प्लस आई, क्या मिल गया, एम आर स्क्वायर प्लस आई। इसको भी कुछ ना कुछ नाम दिया ही है 5, तो इसको देते हैं समीकरण नंबर 6। क्या नाम देते भाई इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 6। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा आर है, रेडियस त्रिज्या, अगर वो रेडियस ऑफ गायरेशन हो तब, अगर वही घूर्णी त्रिज्या हो तब। घूर्णी त्रिज्या क्या है भाई, तो घूर्णी त्रिज्या इसका मतलब कि अगर हमारा जो अक्ष है ना, जिसके परितः घूमना है, वो गुरुत्वीय केंद्र से ही होकर के अगर जा रही है
तब जो त्रिज्या ली जाती है उसी को घूर्णी त्रिज्या कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यहां पर घूर्णी त्रिज्या यदि त्रिज्या r बराबर हो किसके, घूर्णी त्रिज्या के, रेडियस ऑफ गायरेशन इसी को कहते हैं भाई घूर्णी त्रिज्या k के, तथा पिंड का कुल द्रव्यमान, टोटल मास की अगर हम बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि पिंड का कुल द्रव्यमान जो है वो है m। तब अगर मैं यही सारे रिलेशंस लिखने की कोशिश करूं, कहां से, समीकरण नंबर 5 पे आते हैं और जरा इससे बात करके ले आते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा mg sin थीटा इक्वल्स टू ma प्लस ia अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको अब रखता हूं किस तरीके से, देखिए mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, mg sin थीटा, ठीक है। तब जो हमारे पास में फर्स्ट समीकरण था हम उसी के हिसाब से लिख रहे हैं, क्या था, mg sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ma प्लस अब किसको लेकर के आए थे भाई, तो ये जो हमने लेकर के निकाला था f की वैल्यू ia अपॉन आर स्क्वायर, है ना, f की वैल्यू ia अपॉन आर स्क्वायर, इसी को इधर ले करके प्लस में करें तो ia अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या लिखा भाई, ia अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम रिप्लेस मार रहे हैं इसके साथ में, तो देखिए मैं इसको क्या लिखूं, मैं लिखता हूं mg sin थीटा बराबर ma प्लस ia अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे अब कौन हो जाएगा भाई, के स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे कौन हो गया, के स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सेम वैल्यू को लिखने शुरू करूं तो देखिए क्या बनेगा, यहां से m को उठा करके, है ना, a को इसमें से कॉमन कर देता हूं, बस m को रहने देता हूं, तो ये बन जाएगा m प्लस i अपॉन m प्लस i अपॉन, अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, अभी इसको आर स्क्वायर ही चलने देता हूं, मैं इसको चलने देता हूं, मैं इसके बाद लिखता हूं, देखिए i अपॉन ये आर स्क्वायर की जगह पे सेम टू सेम, और यहां पर mg sin थीटा चल ही रहा है, mg sin थीटा चल रहा है, तो a बराबर अब जो मुझे मिला वो क्या मिला, mg sin थीटा अपॉन m प्लस i अपॉन आर स्क्वायर चलेगा। अब मैं इसको इस्तेमाल में लाऊंगा, है ना, ये अब इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे, चलिए अब इसको इस्तेमाल में लाते हैं। अब इसको अगर मैं यूज करना शुरू करूं तो मैं कहता हूं कि भैया रेडियस ऑफ गायरेशन के ही तरफ चल रहा होगा, तो i जो हो जाएगा वो होगा कितना भैया, m के स्क्वायर, आई किसके बराबर हो जाएगा, m के स्क्वायर के, ठीक है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन के तहत अगर घूमता है तो ये जड़त्व आघूर्ण है भाई, ये अल्टीमेटली कौन है, जड़त्व आघूर्ण है, और जड़त्व आघूर्ण का मान आर स्क्वायर की जगह के स्क्वायर हो जाएगा। अब इस आई की जगह पे इस मान को रिप्लेस कीजिए, तो जरा देखिए a इक्वल्स टू फाइनली मुझे मिलेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, ये mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई की जगह पर रखते हैं हम, जरा देखिए m प्लस आई की जगह पर m के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या होगा, इन सभी में से m को कॉमन करके काट दें तो a इक्वल्स टू mg sin थीटा अपॉन ये बचा यहां से 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और m हो गया कॉमन, m से m हो गया भैया कैंसिल, तो a एक्सीलरेशन जो फाइनली मुझे मिल जाएगा वो मिलता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिला, a इक्वल्स टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर मुझे जो मिला था, है ना, g sin थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, अगर इसकी जगह भी हम रख देते सीधे सीधे इसी की जगह, है ना, समीकरण 5 से भी सीधे सीधे काम कर सकते हैं। अगर मैं इसी में कहता हूं आई की जगह पे लिख दीजिए क्या, एम के स्क्वायर, और ये जो मास है स्मॉल एम अल्टीमेटली किसमें तब्दील हो गया अभी, टोटल मास में, तो ये a का मान सीधे हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई की जगह पर रखिए भैया एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये m से m कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू बची के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सेम काम है। चलिए अब अगर इसी तरीके से मैं यहां पर बात कर लेता हूं, ठीक है, एक मैंने पूरा डेराइव कर दिया, एक मैं बिल्कुल इसी को यूटिलाइज कर लेता हूं, मैं कहता हूं समीकरण 6 से
ये समीकरण 6 में आपको दिख रहा है। रेडियस ऑफ गायरेशन वाला ही केस करना है, तो इस आई की जगह पे हम वैल्यू लिखना शुरू कर दे। ठीक, तो चलिए मैं इसको लिखता हूं जरा, देखिए समीकरण 6 से, समीकरण 6 से क्या लिखते हैं भाई, समीकरण 6 से क्या मिला है मुझे, तो मुझे f इक्वल्स टू, समीकरण छठवां हमारा किसके लिए, छठवां समीकरण f के लिए, आई जी साइन थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, आई जी साइन थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, आई जी साइन थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, यही है। अब मैंने फिर से वही कहा, यदि कुल द्रव्यमान, यदि कुल द्रव्यमान कितना हो m तथा त्रिज्या घूर्णी त्रिज्या के बराबर हो, त्रिज्या घूर्णी त्रिज्या के बराबर हो, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि भैया जो हमारा r है वो k के बराबर होगा, त्रिज्या अगर घूर्णी त्रिज्या के बराबर हो तब जड़त्व आघूर्ण का जो मान है, आई का जो मान है वो कितना होता है, एम के स्क्वायर। तो यहां पर उठा करके एम के स्क्वायर सीधे रख देते हैं, तो एफ इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया भाई, ये देखिए यहां पर आपको मिलेगा एम के स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन, नीचे क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर, क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर। अगर मैं इनमें से, है ना, m को कॉमन लो तो m तो उड़ गया, m की कोई चिंता नहीं, ठीक है। अगर m की कोई चिंता नहीं है तो मैं यहां से ऊपर साइड में जो मुझे दिख रहा है ये मिलेगा भाई k स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर यहां से k स्क्वायर को ऐसे ही छोड़िए, जी साइन थीटा अपॉन, यहां से आर स्क्वायर को अगर कॉमन कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, चलेगा। अगर और फर्दर लिखूं तो इसको ऊपर साइड में इस आर स्क्वायर को ऊपर ही लिख लीजिए, ये देखिए एक टर्म है हमारा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान हमको कैलकुलेट करना आता है अलग अलग पिंडों के लिए, और अलग अलग पिंडों के लिए इस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के मान को अब निकाल के रखते जाइए, और आप यहां पर एफ की वैल्यू और आप यहां पर ए की वैल्यू सीधे सीधे बता सकेंगे। किसी भी सिचुएशन में किसी भी पिंड के लिए यहां पर ए का मान और यहां पर आपका एफ का मान डायरेक्ट टू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ बेलन के लिए नहीं, गोले के लिए भी वैलिड होगा, और ये हम कर ही रहे हैं इसके लिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट हमको आंसर मिल जाए, डायरेक्ट आंसर मिले। इतनी सारी मेहनत आपको वहां पे नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो पेशेंस के साथ में ये पूरी चीजें देखते चले जाइए, है ना, और आप फाइनल रिजल्ट तक जरूर पहुंचेंगे। तो आपके पास में फाइनली मिला है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इनटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक सवाल लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर इस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं, एंड हम उसके बाद उसको सॉल्व करके देखते हैं कि वहां पर फोर्स, जब वो बेलन घूर्णी गति कर रहा था, अब इसी की जगह पे मैं अगर किसी गोले को लेता हूं, वो जब घूर्णी गति करेगा तो क्या होगा, या फिर कोई और पिंड लेंगे वो घूर्णी गति करेगा तो क्या होगा, हम उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। और इसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस पर घूर्णी गति करते समय फ्रिक्शन कितना होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो बेलन के लिए ले लें, क्योंकि बेलन की बात चले तो बेलन के लिए लेते हैं, है ना। तो बेलन के लिए हम काम करने से पहले काम करते हैं, पहले एफ और ए की वैल्यू को एक जगह रख लेते हैं ताकि, है ना, सॉल्व करने में आसान दिखेगा। तो यहां पर ले आता हूं मैं एफ, पहले के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जी साइन थीटा, है ना। एफ की वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही वैल्यू होने वाली है हमारी किसकी भाई, ये एफ की। और एसिलरेशन जो मिलेगा, एसिलरेशन जो मिलेगा, एसिलरेशन कितना है भाई, ठीक, एसिलरेशन है हमारा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। ये पता ही है कि ये इतना ही होने वाला है ना, देखिए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ना, इसको याद करना कितना आसान है, आपको दिख रहा होगा बड़ा टिपिकल सा, ये है नहीं टिपिकल, बहुत आसान है। देखिए कैसे,
मैं कहता हूं भैया एफ इक्वल्स टू कितना होता है, एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना, तो मास को अगर जब हम चलते हैं किस में, जब हम चलते हैं जड़त्व आघूर्ण के टर्म्स में, है ना, तो उस समय बल आघूर्ण बराबर ये जड़त्व आघूर्ण को आई से डिनोट करते हैं, और आई इक्वल्स टू ही हम लेकर के चलने का भैया ये आया हमारा, है ना, एम को अगर हम कहते हैं तो ये हमारा हो जाता है कितना, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू निकालनी है तो ये देखिए ए की वैल्यू है और वही एज इट इज यहां पर रखी हुई है। चलिए खत्म करते हैं। अब मैं शुरू करता हूं यहां पर क्वेश्चन को करना। मैं कहता हूं फर्स्ट केस मैं लेता हूं बेलन के लिए, बेलन के, एसी की बात करते हैं बेलन के लिए। तो बेलन के लिए मुझे पता है कि I इक्वल्स टू हमने लिखा अभी एम के स्क्वायर तथा I इक्वल्स टू 1/2 है ना एम आर स्क्वायर होता है। I इक्वल्स टू कितना होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। ये दोनों में अंतर क्या है भाई, ये जब रेडियस ऑफ गायरेशन के तहत चल रहा होगा, ये घूर्णी अक्ष के परितः है और ये किसी भी अक्ष के परितः है। ये कब है, ये घूर्णी अक्ष के परितः, ये कब है, घूर्णी अक्ष के परितः, और ये किसी भी अक्ष के परितः, किसी भी अक्ष के परितः, कहीं पर भी चल रहा हो, किसी भी अक्ष के परितः। क्या भाई, किसी भी अक्ष के परितः, घूर्णी अक्ष के परितः घूमना, उसको घूमना है। अगर ये बिल्कुल ये है ना सेंटर ऑफ मास से जो हमारी एक्सिस जा रही है इसी के अलोंग अगर घूमता है तो इस समय ये रेडियस, ये जो आई निकलता है ये एम के स्क्वायर होता है, जबकि यही एक ऐसा पिंड हो और इसके अलोंग ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलोंग घूमना। तो यहां से ये जो रेडियस होगा, यहां से जो रेडियस होगा इसको आर लिखते हैं, इस समय ये आई इक्वल्स टू होता है एम आर स्क्वायर, हम यही कहते हैं ना। तो अभी मेरे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, तो अब मुझे निकालना है क्या, यहां पर मुझे एफ और ए चाहिए, तो इसमें के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान चाहिए, निकालते हैं ना। इसमें देखिए क्या करना है, मैं कहता हूं कि भैया अतः यहां पर आपको पिक्चर क्लियर है, एम के स्क्वायर और हाफ एम आर स्क्वायर दोनों आई का ही मान है, तो बराबर कर देता हूं मैं, एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान बच गया 1/2, ये चलेगा, ये के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान आ गया 1/2। तो अब शुरू करता हूं मैं एक एक करके। अतः अब एक्सीलरेशन त्वरण निकालते पहले, जी साइन थीटा अपन 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो लिख देता हूं जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान मैं चेंज कर देता हूं कलर, ये हो गया भैया 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा भैया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2g साइन थीटा अपॉन 2 से 2 और 1 3 हो गया है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, चलेगा ना इतना। तो एक और आधा भैया डेढ़ मतलब 3/2 है ना, यहां पे क्या लिखूंगा 3/2, ये अपॉन वाला 2 ऊपर चला गया, तो ये मिल गया मेरे को किसका मान, ये मान मिल गया मेरे को ए का। अब मैं ऐसे ही निकाल लेता हूं किसको, एफ को। तो एफ इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए लिखा ही है, फिर भी कर लेते चलिए। तो ये हो गया भैया 1/2 है ना, क्या हो गया, पूरा लिखता हूं मैं, चलिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि भाई पहली बार तो पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अगली बार से बिल्कुल नहीं करेंगे पूरा, है ना, क्योंकि सीधे वैल्यूज रख लेते हैं। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, चलेगा। अब यहां पर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान जो हमारे पास में आया उसको रख दीजिए, तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2 इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 1/2। डायरेक्ट भी रख सकते हैं, इसका मान हमारे पास में आया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया भाई 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, 2g साइन थीटा अपॉन में 3, तो मतलब हो गया f इक्वल्स टू, ठीक है, f इक्वल्स टू ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो क्या बचा 1/3 टाइम्स ऑफ g साइन थीटा, f इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ g साइन थीटा, ठीक है, चलेगा। अच्छा तो चलिए थोड़ा सा एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर एक मिसिंग दिख रही है ना, m का, ठीक है, m कहीं से मिस है, आते हैं जरा पीछे देखते हैं, है ना, कहां छोड़ दिया अपन ने m को।
तो यहां पर फाइनल रिजल्ट ये, अच्छा ओके फाइन। ये देखिए ना, यहां पे हुई है अपने से कहानी। क्या कहानी थी भाई, ये यहां से ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होता है, ये एम तो बचा ही था, है ना। तो यहां पर एक एम बचा हुआ है भाई, लो चलो एम मैं अलग से ले आता हूं, इस एम को अलग से लेकर के आते हैं। ये रहा हमारा एम, ये रहा एम, ठीक है। और आगे अगर देखें तो फिर से हम लोगों ने इसमें नहीं किया, ये इधर आते हैं, यहां पर हमने किया भैया इस एम को ले चलो, ये एम है एक और, ठीक है। यहां पर एम चलता रहेगा, तो एक एम से यहां पर एक एम से एम तो कैंसिल हुआ होगा, एक एम इसके साथ में बचा हुआ रहेगा भाई, ये एक एम रहेगा, है ना। और एक एम से एम कैंसिल हो गया, लेकिन एक एम बचा रहेगा, ठीक है। यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये m चल रहा है, ये m चल रहा है, तो यहां पर भी एक m चलेगा, मतलब f इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां पर भी लेकर के आना पड़ेगा, ये रहेगा भैया m, चलेगा। अब ठीक है हमारा पूरा कार्यक्रम। तो फाइनली इसमें ये जो रिलेशनशिप चल रहा है ये हमारा m है, तो यहां पर भी ये m है, यहां पर भी m चलेगा, यहां पर भी चलेगा mg sin थीटा। अब ठीक है पिक्चर, अब कुछ अच्छा लगा। ये हो गया भैया क्या, a और ये निकल गया f, ठीक है, ये निकल गया a और ये निकल गया f। अब क्या करूं मैं, तो अब सिंपल सी बात है भाई कि अगर मुझे कहना है कि यहां पर फ्रिक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, यहां पर फ्रिक्शन हो रहा है जिसके कारण ये घूर्णी गति करने वाला है। चलें सबसे पहले वाले डायग्राम में आते हैं हम, एक और पीछे। ये अगर यहां पर घर्षण हो रहा है जिसके कारण ये आगे की तरफ बढ़ेगा, यहां पर घर्षण हो रहा है जिसके कारण अगर ये आगे बढ़ेगा, तो अगर ये काम इसमें होना है तो सीधी बात है कि इसका जो मान है ना, वो काइनेटिक मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मान के बराबर होना चाहिए, किसका, एफ का मान, या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एफ अपॉन एन का मान मैं लिखता हूं, यानी यहां पर अगर आपको लोटनी गति करानी है, यानी वो फिसले नहीं, ये बिल्कुल आपने ठान लिया कि भैया वो फिसले नहीं, तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं बिना फिसले गति कराने के लिए, ठीक है, बिना फिसले गति के लिए, अर्थात लोटनिक गति के लिए क्या होना चाहिए भैया, तो ये F अपॉन N का जो मान है वो हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए किसके, म्यू एस के। ये अपने को बहुत अच्छे से पता है भाई, घर्षण के नियम से ये बात हम कर रहे थे कि ये जो म्यू एस होता है, म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक, मैं लिख देता हूं, ये जो म्यू एस लिखा हुआ है ये स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, जो घर्षण बल पीछे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहां पर एफ और एन दोनों की मान है हमारे पास, इन दोनों को अगर रख दें तो क्या मिलेगा, चलिए जरा हम आगे की तरफ देखते हैं एक बार। मेरे को क्या क्या मिला हुआ है भाई, यहां पर एफ और एन दोनों की मान है। एफ का मान आपको दिख रहा है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये 1/3 mg sin थीटा। तो मैं लिखता हूं, देखिए हमने क्या लिखा है, एफ अपॉन एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस। तो एफ का मान हमारे पास में है 1/3 mg sin थीटा, तो ये रख दिया 1/3 mg sin थीटा अपॉन एन का मान कितना दिख रहा है भाई, तो एन जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन हमारा किसके बराबर है भाई, तो वो है mg cos थीटा के बराबर। जो अभी हम लोगों ने ये बनाया हुआ है इस पे ये जब लुढ़क करके आ रहा है तो ये है नॉर्मल, इसको इधर की तरफ जो काम कर रहा है वो कौन है, mg cos थीटा। ये जो नीचे की तरफ लग रहा है वो mg, इधर की तरफ जो चल रहा है वो mg sin थीटा, और यहां पर जो पीछे की तरफ लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमने डायग्राम बनाया हुआ था, है ना, उसके लिए बार बार पीछे बहुत जाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो n किसके, mg cos थीटा के, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एस के। अच्छा, तो mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल हो गया, ये क्या दिख रहा है, 1/3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड एज वी वेरी वेल नोन अबाउट sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये 1/3 टाइम्स ऑफ tan थीटा हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के। अब 1/3 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन गया, tan थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ म्यू एस। अच्छा सॉरी लेस देन इक्वल्स टू, है ना, ठीक। यहां मैं कहता हूं थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू
tan इनवर्स कितना हो जाएगा भाई 3 टाइम्स ऑफ म्यू एस। अब इनसे आपको क्या क्या बातें समझ में आ रही है कि भैया अगर इसको घूर्णी गति करनी है, यही बात कर रहे थे ना कि नत समतल पर बिना फिसले लोटनी की गति करनी है अगर, तो tan थीटा का मान 3 टाइम्स ऑफ स्थैतिक घर्षण गुणांक। tan थीटा बराबर छोटा है या बराबर है 3 गुणा किसके, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक के, ये इसके। तो मतलब समझ में आ रहा है कि आप इससे अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस पे बिना फिसले वो लोटनी गति करेगा। कब करेगा, जब tan थीटा का मान छोटा हो या बराबर हो किसके, स्थैतिक घर्षण गुणांक के थ्राइस से, 3 गुने से छोटा होगा या बराबर होगा tan थीटा तो चलेगा। तो अब अगर आपके सामने कहीं पर आ रहा है, कहीं पर सवाल आपके पास में कॉम्पिटेटर में देखने को मिल रही है जहां पर आपसे चर्चा हो रही हो tan थीटा का आपको कुछ मान गिवन है और उसका स्थैतिक घर्षण गुणांक भी गिवन है, और स्थैतिक घर्षण गुणांक से जैसे मान लीजिए 2 गुणे स्थैतिक घर्षण गुणांक किया मैंने, 2 क्या 3 लिखा है, 3 ही करते हैं, 3 गुणे स्थैतिक घर्षण गुणांक करते हैं, और tan थीटा का जो यहां पर मान है वो देख लेते हैं कितना गिवन है भाई। जैसे मान लीजिए tan थीटा का मान यहां पर 1 गिवन है और यहां पर 3 × 0.5 स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.5 गिवन है, तो ये कितना हो गया भाई, तो 5 या 15 यानी 1.5। यानी इस केस में अगर एक बेलन रखा जाए, क्या क्वेश्चन होगा कि अगर मैंने कहीं पर किसी सतह पर अगर हमने बात करी है तो इसके जो थीटा का मान है ना, ये थीटा का मान जो है, ठीक है, tan थीटा में एक काम करते हैं, इसको 1 रखने के लिए अगर हम कहते हैं कि tan थीटा का मान कितना हो गया भैया, हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो tan थीटा का मान अगर आपके सामने 1 आ रहा हो, इसका सीधा सिंपली, अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको ले ही लेते हैं ना, 1/√3 ले लीजिए, जो वैल्यू होती है उसको ही लिखते हैं, 1/√3 ले लेते हैं, 1/√3, ठीक है, किसका, tan थीटा। तो मतलब यहां पर थीटा का मान कितना आ गया भाई, तो थीटा का मान है 30 डिग्री। यानी कहते हैं कि अगर एक बेलन है जो कि 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, एक बेलन 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, और बेलन तथा इस सतह के बीच का जो घर्षण गुणांक है, इसके बीच का जो म्यूएस का मान है वो 0.5 है। आप बताइए कि ये जो बेलन है वो कौन सी गति करेगा, क्या वह लोटनिक गति करेगा, या फिर वो फिसल के जाएगा, क्या करेगा भाई। तो हम सीधे सीधे देख रहे हैं यहां पर कि tan 30 की अगर हम बात करते हैं तो tan 30 डिग्री का जो मान है वो हमेशा छोटा होगा, इक्वल अब क्यों ही लगाऊं, हमेशा छोटा होगा किससे भाई, यहां पर थ्राइस टाइम्स ऑफ म्यू एस है, 0.5 का थ्राइस करेंगे 1.5 हो जाता है, 1/√3 है मतलब 1/1.732 है ना। ये tan 30 का मान क्या है, 1/1.73, और छोटा हो गया ये 1 से। अगर देखते तो ये छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये क्या करने वाला है, ये लोटनिक गति करेगा भैया, ये लोटनिक गति करेगा। तो मैं ये इतनी मेहनत क्यों करवा रहा हूं आपसे, बस इसी बात के लिए कि एट द फाइनल एंड आप इस पे काम करें, ये पूरे डेरिवेशन पे नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना सारा डेरिवेशन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, इतना समय भी नहीं होता, इतना करेंगे भी नहीं। तो हमें तो क्या करना है भाई, टाइम बचाना है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट वाली बात करनी है ना। और अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने हुए तो मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। मतलब हम हमेशा आपके लिए यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए इस तरीके के फॉर्मेट्स लेकर के जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत कम तकलीफ होने वाली हो, इजीली आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। और अब तो हम आपके लिए दोनों ही सेगमेंट्स की बात करना शुरू कर चुके हैं, हम स्कूलिंग्स की बात करें, हम कॉम्पिटेटिव की बात करें, हम ओवरऑल स्टडी की बात करें भाई, है ना। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए भी ये सारे सेगमेंट्स हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या काम करें भाई, तो अब हम कर लेते हैं, अगर इसी तरीके से अगर बात करना चाहेंगे तो इसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो सेम काम करना। क्या क्या काम किया मैंने, यहां पे F निकाला और A निकाला, और बेलन के लिए मैंने m² मतलब k²/r² का मान निकाला। इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं तो यहां पर मान निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं भाई, तो गोले के लिए भी इसका मान निकाल सकते हैं। अगर गोले के लिए अगर आप बात करते हैं तो k²/r² की वैल्यू कितनी होती है, 2/5।
गोले के लिए अगर बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। तो इन्हीं जगहों पे आप रख सकते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूं गोला, कौन सा भरा हुआ गोला है ये, गोला के लिए, तो गोला के लिए आपको पता है k²/r² की वैल्यू होती है 2/5। ऐसे ही अगर आप करते हैं खोखले की, खोखले गोले की अगर बात करेंगे तो कितना होता है भाई 2/3। अगर खोखले गोले की बात करेंगे, खोखला गोला, तो ये कितना होता है भैया k²/r² की वैल्यू ये होता है 2/3। अब यहां पर आपको सेम काम करना है। क्या काम करना है आपको? यहां पर k²/r² की जगह इसकी जगह पे रखना है एक बार 2/3 और एक बार 2/5। 2/3 किसके लिए? तो 2/3 रखेंगे हर बार आप गोले के लिए, खोखले गोले के लिए, और भरे हुए गोले के लिए 2/5। और इसके बाद आप सिंपली f/n करके निकाल सकते हैं μs की वैल्यू। अब लग रहा है भैया आपको पूरा आसान है ना, इजी लग रहा होगा कि भैया कितना ही आसान है ये सारे काम को करना। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए भी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा हमेशा से कमिटेड भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये सारे ही कोर्सेस हम लेकर के आते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आपको घबराने परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये पूरे कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड लेकर के आते हैं। मतलब आप किसी स्टेट बोर्ड से भी होंगे तो भी परेशान नहीं होना है। एंड अगर यूपी एंड बिहार बोर्ड से तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं कंप्लीट चैप्टर्स के इंडिविजुअल टॉपिक वाइज वीडियोस, इसके साथ साथ में एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, इसके साथ में हम लेकर के आते हैं एमसीक्यूज की सीरीज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर्स एंड बहुत सारी चीजें। सिंपली आपको क्या करना है भाई, बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ एंड प्लेलिस्ट को जाकर के चेक करते रहना है एंड लाइन से एक वीडियो को देखते चले जाइए। आप एक कॉन्फिडेंट एंड बहुत बेहतर अच्छे स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि ये सारे कोर्सेज भी हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो भाई और इंप्रोवाइजेशन चाहिए और इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड बुक्स एंड ई बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाई गई है। अब तो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो फटाफट जाइए चेकआउट कीजिए बुक्स एंड ई बुक्स को भी। साथ ही साथ जिस तरीके से आप हमारे साथ YouTube पे बने हुए, इसी तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में और कुछ धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपने आसपास और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।